हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 26 जुलाई 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे हैं, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो यहाँ पे मेडल टैली यहाँ पे देख सकते हो आपकी क्या क्या है। ब्रीफली थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में एटलीस्ट हमको जानकारी होनी चाहिए कि क्या चल रहा है। तो चाइना ने अभी तक 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमने अभी एक मेडल जीता है, इंडिया ने सिल्वर मेडल। एंड ब्रॉन्ज हमने अभी ब्रॉन्ज नहीं जीता है, ठीक है। तो इन टोटलिटी चाइना टॉप पे है, देन जापान, यूएसए, देन साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो इटली, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सब है, ठीक है। और हम जो थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब कल का दिन जो रहा था कुछ खास नहीं रहा था। टोक्यो ओलंपिक का डे 3 हॉकी में भी हमारी टीम बहुत बुरी तरीके से हारी थी। मनु भाकर की जो गन थी वो उसमें भी कुछ डिफेक्ट हो गया था, तो मनु भाकर भी हार गई थी। यहाँ पे लिखा है व्हाट हैपेंड व्हेन मनुज गन मैल फंक्शन, है ना। तो यहाँ पे एक लेजिटिमेट कॉज था वो कि गन में कुछ खराबी हो जाना, लेकिन इसके बाद भी रूल ये कहता है कि दैट डू नॉट अलाउ शूटर एक्स्ट्रा टाइम टू कम्पीट राउंड, ठीक है। तो कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। शूटर हैज़ टू टेक 60 शॉट्स, उनको 75 मिनट्स में क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए होते हैं। तो 44 शॉट करने थे उनको 38 मिनट में, है ना, जो वो फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था। तो ये सब एक रेयर वन होता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि जिससे मतलब स्पोर्ट्स प्लेयर यूज टू होता है अपने गन का, उसी को यूज़, मतलब रिप्लेस भी कर सकती थी पर वो इसी का ही यूज़ कर रही थी, है ना। देन एक प्रिया मलिक के बारे में भी कल न्यूज़ चल रही थी, जिसमें बहुत सारे जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर थे, तो उन्होंने भी ट्वीट कर दिया था कि टोक्यो ओलंपिक में हमने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन बट नॉट एट टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है। तो रेसलर प्रिया मलिक हैज़ वोन गोल्ड मेडल। और एंटी फेक न्यूज़ वॉर रूम, एक बार आप देखा करो इसको, है ना। अगर कोई भी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आता है या फिर कुछ भी है तो उससे रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पे लोगों ने ट्वीट भी किया और फिर बाद में लोगों ने डिलीट भी किया अपना ट्वीट। तो आफ्टर मीनाबाई चानू वॉन इंडियाज़ फर्स्ट मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक्स एंड वेट लिफ्टिंग कैटेगरी, मैसेज जो था ये वायरल हो गया था। लेकिन इन्होंने जो ये जीता, वो कहाँ पे जीता था, ये है हंगरी, बुडापेस्ट में जो हो रही है कैडेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ठीक है। कैडेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप बुडापेस्ट, हंगरी। तो यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया वॉन 2 एट 43 kg एंड 73 kg एस तनु मलिक एंड प्रिया मलिक रिस्पेक्टिवली डोमिनेट द फाइनल्स। तो ये है। और बेलारूस की जो थी यहाँ पे रेसलर, उनको इन्होंने हराया था, और ये न्यूज़ थी, ठीक है। देन बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आगे देख लेते हैं, स्पोर्ट्स के अलावा और क्या न्यूज़ है। ये इंटरनेशनल पेजेस की न्यूज़ एक बार देख लो आप कि क्या क्या मतलब यहाँ पर चल रहा है। रशिया लॉन्च कर सकता है अनप्रिवेंटेबल स्ट्राइक, तो ये पुतिन का कहना है, ठीक है। वो जो उनकी नेवी है, रशियन नेवी, तो वो अपने एनिमी को डिटेक्ट कर सकती हैं, लॉन्च कर सकती है अनप्रिवेंटेबल स्ट्राइक इफ़ नीडेड। सो they are capable of detecting any underwater, above water and airborne enemy and if required carry out an unpreventable strike against it, ठीक है। तो ये है। अभी ये इन्होंने क्यों बोला है, अभी एक इंसिडेंट हुआ था ब्लैक सी में जून में, when Russia said it had fired warning shots and dropped bombs in the path of British warship to chase it out of for Crimea waters, है ना। तो ये है। then next, फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट्स मोरक्को को जाएंगी, इजरायली एयरलाइंस लॉन्च कर रही हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इलेक्शन मैरिड बाय क्लेम्स इफ ऑफ इरेगुलरिटीज़, ठीक है। और वायलेंस, यहाँ पे 2 की डेथ भी हुई थी। और इसके अलावा यूएस सेट टू अनाउंस इराक ट्रूप ड्रॉ डाउन। तो इराकी पीएम यूएस हेडिंग टू यूएस इन अ बिड टू पुट एन एंड टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम्बैट फोर्सेस। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये बैलेंसिंग एक्ट होगा यूएस एंड इराक के लिए। अभी जो है यूएस ट्रूप इराक में पॉलिटिकली अनपॉपुलर हैं, बोथ द कंट्रीज। इन इराक द किलिंग ऑफ टॉप इरानियन कमांडर, अभी जो जनरल सुलेमानी थे, तो उनकी यूएन ड्रोन स्ट्राइक में हत्या हो गई थी, मतलब ही वॉज किल्ड एंड दैट स्ट्राइक टू वाइड स्प्रेड कॉल फॉर द विड्रॉल। उसके बाद से जो ईरान में जो इराक में जो क्या है ट्रूप्स है,
यूएस के ट्रूप्स, तो उनको वहाँ से वापस भेजने की बात इराक के लोग जो है और वहाँ की जो डिफरेंट डिफरेंट आउट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सब बात करते हैं। एंड की इराकी अलाई ईरान हैज़ ऑल्सो बीन क्लैम्बरिंग फॉर द यूएस टू लीव, है ना, कि आप भी वहाँ से यहाँ से भी जाओ आप। एंड कॉम्बैट फोर्सेज आर नो लॉन्गर इन द कंट्री सीन एज अ वे टू बैलेंस द रिक्वायरमेंट फॉर सम ट्रूप्स टू बी प्रेजेंट इन इराक वाइल ऑल्सो सेटिस्फाइंग दोज हु वांट टू सी अ ड्रॉ डाउन। ठीक है, तो ये है। और स्नूपिंग एलिगेशन के लिए बुलाया है फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इजरायली जो पीएम है उनको। ठीक है, पेगासस वायरस स्पाई वायर को लेके कंसर्न ओवर पेगासस स्पाईवेयर। ठीक है, ग्लोबल मीडिया कंजोर्टियम लास्ट वीक रिपोर्टेड 50,000, तो वही सब है, पेगासस के बारे में ज़्यादा नहीं देखते, बहुत बार देख लिया। ग्रेट बैरियर रीफ अवॉइड्स यूनेस्को डाउनग्रेड। ठीक है, तो अभी जो है ग्रेट बैरियर रीफ की लोकेशन आपको भी पता होगी, ऑस्ट्रेलिया में है ये। एंड यूनाइटेड नेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन टू डाउनग्रेड द ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस, बिकॉज यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है डैमेज कॉज हुआ है। एंड यूनेस्को ने रिकमेंड किया है दैट इट्स वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी एट द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ इकोसिस्टम ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट टू द वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट। ठीक है, तो मेनली जो यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है ओशियन का, और ऑस्ट्रेलियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने ये बताया है सबको। ठीक है, देन नेक्स्ट टाइफून इन्फा हिट्स। इन्फा, तो ये टाइफून का नाम है इन्फा, हिट चाइनाज ईस्ट कोस्ट साउथ ऑफ शंघाई। ठीक है, देखो ऐसे कॉर्नर कॉर्नर में न्यूज़ रहेगी जो हमको मतलब देखनी पड़ेगी खुद से। तो ये है जिनजियांग प्रोविंस स्टेट टीवी। ठीक है, तो ये इनकी कैटेगरी अभी हमने काफ़ी बार डिस्कस की है कि टाइफून को कहाँ पे क्या बोला जाता है ना। अगर इसी लेक्चर में मैं सारी चीज़ें स्टैटिक पार्ट हर एक चीज़ कवर करूँगी तो ये पूरे 1-2 घंटे तक का वीडियो बन सकता है ना। तो वो सब चीज़ें नहीं कर सकते, जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि क्या कहाँ पे है, वो आप थोड़ा खुद से आप पढ़ना। इट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड द केस फॉर रिवाइविंग सार्क, है ना, तो ये दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर बात करें द केस फॉर सार्क की, तो सबसे पहले जो अभी यूएस का विड्रॉल हुआ है, यूएस के ट्रूप्स का अफगानिस्तान से, तो ये बोल रहे हैं कि एक मतलब ये यहाँ पे जो जितने भी साउथ एशियन नेशन हैं तो उनके लिए एक फेलियर भी होगा अगर मतलब इसी तरीके से आगे भी स्थिति बनी रही आपस में, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं इनके बहुत सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं जो अनसेटल्ड हैं, उसके ट्रांस बॉर्डर क्रिमिनल एंड सबवर्सिव एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती हैं। हमारे यहाँ पे एथनिक कल्चरल रिलीजियस टेंशन एंड राइवलरीज हैं, मतलब अगर साउथ एशिया रीजन की बात करें तो ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और क्लोजली वॉच रीजन है ना। करंट राइज जो है अल्टर नेशनलिज्म की हो रही है। तो अभी तक ये सब तो थे कि क्रिमिनल और टेरिटोरियल डिस्प्यूट, है ना, और ट्रांस बाउंड्री डिस्प्यूट, जैसे बहुत सारी कंट्री आपस में ही क्या है हमारे अब नेपाल है, नेपाल ही हमसे मतलब ठीक तरीके से रिलेशन उनके कुछ 1-2 साल में नहीं थे केपी ओली के रिजीम में। उसके अलावा बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान की बात करें, है ना, पाकिस्तान में अब इन सब के अलावा मतलब क्या हो रहा है, चाइना। ठीक है, चाइना जैसे अपनी कॉलोनी बनाता जा रहा है इन कंट्रीज़ को, है ना। तो ये सब है हमारे यहाँ पे, बिल्कुल सब लोग क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेपरेट और सेग्रीगेट, ये रीजन मतलब हो जाएगा। कल्चर राइज अल्ट्रा नेशनलिज्म टेकिंग प्लेस अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ ब्लडी हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड इंटर स्टेट वॉर्स। न्यूक्लियर आर्म नेबर्स जो है इंडियन पाकिस्तान, उनके बीच में झगड़े चलते रहते हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो होता है, ठीक है, वो भी है। एंड एज फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने एक बार बोला था कि वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस प्लेस यहाँ पे ये है, बनता जा रहा है ना। यूएस मिलिट्री का विड्रॉल हुआ अफगानिस्तान ने, तो फिर क्या हुआ यहाँ पे, जनरल स्कॉट मिलर ने बोला कि द लॉन्गेस्ट सर्विंग यूएस कमांडर ये हैं अफगानिस्तान के, हैज़ वार्न दैट सिविल वॉर इज सर्टेनली अ पाथ दैट कैन बी विजुअलाइज्ड इफ दिस कंटिन्यूज ऑन द ट्रेजेक्ट्री इट इज़ ऑन राइट नाउ, है ना, कि ऐसे ही चलता रहा तो एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पर देखी जा सकती है अफगानिस्तान में, एंड दैट शुड बी अ कंसर्न ओवर द वर्ल्ड नाउ। अफगानिस्तान जो है एक वेन्यू रहा है 2 बड़े युद्धों का, ठीक है, 2 ग्रेट वॉर यहाँ पे हुए थे। एक तो क्या, जब 1979 में सोवियत फोर्सेस ने इन्वेट कर लिया था अफगानिस्तान में, ठीक है, उसके बाद यूएस यहाँ पे आए थे और उन्होंने एक अलायंस बनाई थी किसके साथ, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और बाकी के जो थे
उनके साथ मिलकर वाइल बैकिंग अफगान मुजाहिदीन अगेंस्ट द सोवियत। ठीक है, फिर सोवियत ने विड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान से 1988 में। देन फिर यूएस ने फिर अपना मतलब जो प्रेजेंस थी वो यहाँ पर वो आए, तालिबान का जब इमरजेंस हुआ है ना उनसे लड़ने के लिए, विच मेड अफगानिस्तान सेफ हेवन फॉर अलकायदा टेररिस्ट। तो इन द अर्ली 21st सेंचुरी अफगानिस्तान बिकेम अ स्टेगिंग ग्राउंड फॉर 9/11 टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट अमेरिका। और बहुत सारे जो टेररिस्ट बेस ऑपरेशन थे वो भी डिसरप्ट किए थे। और 2001 में यूएस मिलिट्री वेंट इनटू अफगानिस्तान, और उन्होंने जो तालिबान रिजीम थी तो उनके जो मिलिट्री कैपेबिलिटी उस पर भी अटैक किया था, है ना। फिर उसके बाद 2 दशक के बाद क्या हुआ, यूएस के इन्वेजन के बाद यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट सजेस्ट दैट द तालिबान एंड अलकायदा रिमेन क्लोजली अलाइंड एंड शो नो इंडिकेशन ऑफ ब्रेकिंग टाइज, है ना। तो उसके बाद भी मतलब कुछ खास ऐसा असर नहीं पड़ा। और यहाँ पे बोल रहे हैं क्षेत्रीयवाद, क्षेत्रवाद या फिर क्या होता है रीजनलिज्म। तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये हो सकता है। ठीक है, रीजनलिज्म क्या हो सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, कि एक हम क्या करें, कॉमन रिजॉल्व करें, प्रोड्यूस करें, एक सॉल्व करें, नेविगेट कॉमन चैलेंजेस के लिए एक कॉमन रिजोल्यूशन होना चाहिए। 1985 में कोल्ड वॉर के टाइम पे ही क्या हुआ था, जो साउथ एशियन नेशंस थे, है ना, जो जिसमें कौन कौन, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, तो इन्होंने एक रीजनल फोरम बनाया। और रीजनल फोरम बनाया तो उसका नाम क्या रख दिया, सार्क। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। इसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई थी और अभी लेटेस्ट कहाँ हुई है, तो एक बार वो आप ज़रूर देखना। ठीक है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, ये इस्टेब्लिश हुआ था कि हम जितने भी ये सारी कंट्रीज़ हैं ये किस पे काम करेंगी, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, हम म्यूचुअल ट्रस्ट पे काम करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होगी एक दूसरे की कंट्रीज़ के मुद्दों की, इश्यूज़ की, और एक दूसरे की जो प्रॉब्लम है उसको सुनेंगे ठीक तरीके से। और साथ में अफ़गानिस्तान जो इसमें ऐड हुआ था 2007 में हुआ था। और ये भी मतलब इसके बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे सार्क के जो है नेशन, सार्क नेशन है, तो वो उनको क्या नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के जो या तो जब भी उनकी फॉर्मल मीटिंग होगी तो उनको बिल्कुल फॉर्मल ही बात करनी है, जो द्विपक्षीय संबंध है उनको बीच में नहीं लाना है ना। एक दूसरे के जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, जैसे पाकिस्तान बार बार जो है बायलैटरल मुद्दों को भी सार्क समिट में उठाता था, तो इससे इसकी रेलेवेंस पे बहुत ज़्यादा मतलब सवाल उठते थे, है ना, कि ये क्या है, मतलब हम तो यहाँ पे और इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए बैठे ना। तो सार्क समिट प्रोवाइड्स अ यूनिक इनफॉर्मल विंडो एंड a retreat for leaders to meet without aids and chart future courses of action, coming together of leader, है ना। अब अगर इतनी ज़्यादा मतलब बीच में अगर एक साथ आ गए लीडर इतनी टेंशन में, एंड इन अ रीजन लेडन विद कंजुअल सस्पेक्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग, हॉस्टिलिटी ना सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ ऑफ, तो यहाँ पे ये कि सार्क को फिर से दोबारा से स्ट्रेंथ मिल सकती है अगर दोबारा से नेशन जो है एक साथ आए, है ना। तो ये भी यहाँ पे बोला है कि जो मीटिंग हुई थी साउथ एशियन नेशन की, वो थोड़ा डॉर्मेंट थी 18 समिट के बाद से, 2014 से जो काठमांडू में हुई थी। नो अल्टरनेटिव कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज, है ना, फॉर म्यूचुअली। तो ये है कि उसके बाद से तो मतलब सार्क के अलावा तो कोई इस तरीके का जो कंट्री है वो इमर्ज ही नहीं हुई, कंट्री कह रही हूँ, मतलब ये कोई भी डिप्लोमेसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो थर्ड सार्क समिट थी 1987 में, इस एडॉप्टेड रीजनल कन्वेंशन, ठीक है, और सप्रेशन ऑफ टेररिज्म अपडेटेड इन 2004। ठीक है, तो इसमें एडिशनल प्रोटोकॉल भी साइन किए गए थे, और कलेक्टिव कमिटमेंट थी कि जो रीजन है उसको टेरर और रीजनल पीस को प्रमोट करेंगे, टेरर से बचाएंगे, स्टेबिलिटी प्रॉस्पेरिटी रहेंगे। अभी मार्च में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो थी कोविड-19 क्राइसिस के टाइम पे यूटिलाइज़ किया सार्क को, कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की, और सारे जो लीडर्स थे वो भी आए थे, है ना, पैंडेमिक के टाइम पे। तो सार्क इम्पोर्टेंस इज स्टेबलाइजिंग एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्मिंग द रीजन इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेल्फ एविडेंट। तो अगर इसको हम डिसफंक्शनल करते हैं, इररिलेवेंट करते हैं, तो हमारे ही जो रीजनल इंटीग्रिटी उसके लिए ये नहीं सही है ना। तो सार्क को जो है हमेशा मतलब इसमें रिफॉर्म लाने चाहिए, यही, क्योंकि एक मात्र जो है एक डिप्लोमेसी है जिससे हम इन सारी कंट्रीज़ को एक बंधन में संजोए रख सकते हैं, है ना, जहाँ पे चाइना का एग्रेशन भी बढ़ता जा रहा है और बाकी के सारी बहुत सारी भी प्रॉब्लम यहाँ पे हैं।
तो अब ये वाला जो आर्टिकल है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, देर इज कलेक्टिव एमेंशिया रिगार्डिंग हिस्टोरिकल कंटेम्प्रेरी। तो अमर्त्य लाहिरी का ये आर्टिकल है। द राइटर इज रॉयल बैंक रिसर्च प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलम्बिया। तो इन्होंने क्या बात की, एक बार देख लेते हैं। इन्होंने ये बोला है कि इंडियन वर्कर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, 1983 में 3 years ऑफ एजुकेशन, मतलब ये बोल रहे हैं कि तब पीछे मतलब क्या है ना, इंडियन सिटीजन क्या गवर्नमेंट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है, अगर आपकी कुछ विश लिस्ट होगी तो उसमें आप क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे गवर्नमेंट से, ठीक है। तो यही सब चीज़ों के आंसर भी इन्होंने बताए हैं। डज द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ द इंडियन स्टेट सजेस्ट अ पोटेंशियल फॉर इट प्लेइंग प्रोडक्टिव। तो ये बोला गया है कि अगर हम रूरल और अर्बन में क्या करें, इसको ब्रेक डाउन करें, तो नंबर जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग है। क्योंकि एक जो अगर हम ग्रामीण कर्मचारी की बात करें, मतलब जो रूरल वर्कर होते हैं, है ना, तो उनके सेल्फ डिक्लेयर 2 years ऑफ एजुकेशन होता है। एंड द अर्बन एयर हैड प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, इसके अलावा उन्होंने नहीं पढ़ा होता है। 1983 बाय द वे वॉज हाफ वे इनटू इंडिया 6 5 year प्लान। और 36 साल बाद जो था पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंड ब्यूरोक्रेसी स्टाफ बाय द वेरी क्रीम ऑफ इंडिया डिलीवर्ड ग्लोरीफाइड लिटरेसी टू द मेजोरिटी ऑफ इंडियन वर्कर्स। तो अगर ये बोल रहे हैं कि जो एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशनल सिचुएशन में जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, और 1991 के रिफॉर्म्स के बाद से ही देखने को मिला। एंड 2012 में क्या हुआ था, जो एवरेज अर्बन वर्कर हैं, ठीक है, उनकी केवल सेकेंडरी एजुकेशन थी, और जो रूरल काउंटर पार्ट थे उन्होंने मिडिल स्कूल तक पढ़ा था, ठीक है। और इसके अलावा विच टुडे अकाउंट 50% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड 1/3 ऑफ स्कूल, ठीक है। तो जो लार्ज इंप्रूवमेंट देखने को मिला वो प्राइवेट स्कूल ने फैसिलिटेट किया। और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के राइज होने से जो एजुकेशन था वो थोड़ा सा क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि पब्लिक जो गुड है दूसरी, उसकी डिलीवरी की बात करें, हेल्थ सर्विसेज जिसमें आ जाती हैं। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मेज़र किया जा सकता है अलग अलग तरीक़ों से। एक हम इसको मतलब ये भी बोल सकते हैं फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली भी, है ना, कि अगर हम बात करें, देखो बहुत पहले तो डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन थी। अगर लेट 2020 की बात करें, जब हमारे पास ये पैंडमिक हमारे कंट्री में नहीं आया था, है ना, तो उससे पहले हमें, आपको पता होगा कि यहाँ पीपी किट भी नहीं बनती थी, मास्क नहीं बन रहे थे, है ना। इसके अलावा जो यहाँ पे जो बेड थे, वो 10,000 इंडियंस पे 5 हॉस्पिटल थे, 5 हॉस्पिटल बेड्स थे, है ना, पर 10,000 इंडियन। इसके अलावा जो बाकी के जो डॉक्टर्स थे, तो डॉक्टर्स भी यहाँ पर नहीं थे, विद 9 डॉक्टर्स फॉर 10,000 इंडियंस। फॉर कंपैरिजन, कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर वाज 10 फॉर पाकिस्तान श्रीलंका, वाइल ब्राज़ील हैड 22 एंड चाइना 20, है ना। तो ये ऐसी सिचुएशन थी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो विल दी इंडियंस लिविंग इन अर्बन एरियाज टैप इनटू द प्राइवेट हेल्थ नेटवर्क विच अकाउंट्स फॉर 62% ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये भी क्या रहता है, एक तरीके से यहाँ पे मतलब बैंक्रप्सी जो है, क्योंकि स्टेट ही जिम्मेदार है इसके लिए, ये बताया गया ऑथर के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे फ्री बीज प्रोवाइड कर देते हैं ना। थर्ड सेगमेंट इलेक्ट्रिसिटी इशू को यहाँ पे उठाया गया, और इसमें फ्री बीज ये कि आप ये कर दो, है ना, सारी बिजली फ्री कर दो, या फिर जो लोन थे या फिर जो बिल थे अब वो नहीं भरेंगे। तो इससे क्या होता है, जो स्टेट के पास मतलब इस चीज़ का बर्डन होता है, एंड स्टेट ऑफ डिसरिपेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज वेल नाउ। तो एनपीए जो है इन एंटिटीज़ का, वो भी एक्सीड कर गया 10% विद बोरोवर्स रिलाइंग ऑन द स्टेट पैट्रोनेज। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और वैक्सीन प्लानिंग या फिर डिलीवरी की बात करें, है ना, तो ये सब भी सिम्बॉलिक थे। डिज़ाइन और डिलीवरी जीएसटी नेटवर्क की, तो ये भी हैमस्ट्रिंग है लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी के लिए 5 साल बाद भी। स्टेट का जो रिस्पॉन्स है टू इट्स ओन फेलियर टू डिलीवर पब्लिक सर्विस इन स्कूलिंग हेल्थ इज टू मैंडेट द प्राइवेट सेक्टर टू प्रोवाइड देम अंडर थ्रेट ऑफ पेनल्टीज। और ये बोला है कि हमें मतलब क्या करना चाहिए यहाँ पे, जो जितने भी गवर्नमेंट है ना, उनको सोशल सेफ्टी नेट जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए हेल्थ और लेबर मार्केट के अच्छे आउटकम के लिए। एंड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट जनरेट्स एन इक्वल प्लेइंग फील्ड। तो सभी के लिए एक इस तरीके का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्लियर किया जाना चाहिए, ऐसा प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि सारे ही जितने भी वर्कर्स हैं सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड मिले, है ना। तो ये इंडियन वोटर्स के लिए ये टाइम है कि आप जो है अपना जो
जो भी वोट है ना वो ठीक तरीके से दो। एंड आप डिमांड कर सकते हो इंडियन स्टेट से। एंड इट्स बाबूज रिट्रीट फ्रॉम देयर इकोनॉमिक लाइव्स, लेबर, लैंड, फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये एसेंशियल डिमांड एक वोटर की होनी चाहिए। एंड दीज आर फिजिकली चीप एंड मच मोर प्रॉमिसिंग विश लिस्ट, है ना, दैन द एक्सपेक्टेशन ऑफ डिलीवरेंस। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं ऑथर के द्वारा कि एक वोटर की क्या क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हो सकती है। द आइडिया ऑफ इंडियन, तो ये आइडिया ऑफ इंडियन में अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी, फ्यू या फिर प्यू, है ना, कुछ भी पढ़ो, PEW रिसर्च सेंटर वॉशिंगटन। तो इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, रिलीजन इन इंडिया, टॉलरेंस एंड सेग्रीगेशन। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को कैटेगराइज किया गया था कि कहाँ पे क्या है, मतलब रिलीजन के बेसिस पे, क्योंकि रिलीजन को हमारे यहाँ पे स्टडी तो बहुत किया जाता है टाउन्स और विलेजेस में। एंड ये बोल रहे हैं कि अभी ये रिपोर्ट आई है, इससे पहले मतलब कोई भी नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सर्वे रिलीजियस बिलीफ पे नहीं हुआ था या फिर प्रैक्टिस पे नहीं हुआ था इंडिया में। एंड इफ दे डिड एग्जिस्ट दे और देयर फाइंडिंग वर नॉट इन द पब्लिक रियल्म, है ना, तो पब्लिक में नहीं आती है इनकी फाइंडिंग। और ये बोला है कि सर्वे जो होते हैं वो डेटा को प्रेजेंट करते हैं, उनमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता, मतलब आपको मिल जाएगा इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट का ध्यान इस तरफ है, इतने परसेंट जो है ऐसा चाहते हैं ना, लेकिन वो उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। वो एक स्नैपशॉट्स होते हैं, ना ही वो कोई हिस्टोरिकल एक्सरसाइज होते हैं, और वो डेप्थ में नहीं होते हैं। तो सर्वे डेटा मस्ट बी इंटरप्रेटेड एंड द बेस्ट इंटरप्रिटेशन विल ऑलवेज बी इन्फॉर्म्ड बाय प्रायर मोड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। तो इन्होंने इसी को यहाँ पे और एक्सप्लेन भी कर दिया है कि क्या क्या उस सर्वे में आया है और क्या मतलब है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें बताइए। अब जैसे इसमें ये बोला है कि बहुत सारे लोग, मतलब ये एक नोशन बन गया है कि जो ट्रू इंडियन वो है जो हिंदू है साथ में हिंदी बोलता है ना। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आना होगा। एंड द फ्यू सेंटर रिपोर्ट शोज दैट मोस्ट इंडियन प्रेफर टू लिव इन नेबरहुड, है ना, कि अपने जो कास्ट या फिर रिलीजन है वहाँ पे वो रहना चाहते हैं। और अपने मतलब बहुत सारे इंडियन जो हैं वो क्या करना चाहते हैं, अपने ही रिलीजन अपने ही कास्ट के लोगों से शादी करना चाहते हैं इनसाइड देयर कम्युनिटी। अगर शादी करना है तो उसको एंडोगैमी बोलते हैं। एंड अगर जो जैसे क्या होता है, दे वांट स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन अगेंस्ट इंटर रिलीजियस और इंटर कास्ट मैरिज, है ना, तो उसको एक्सोगैमी बोलते हैं। वेदर और नॉट दिस वाज द ट्रू टू सेम एक्सटेंट अर्लियर। बहुत बड़ी एक लार्ज पॉपुलेशन है इंडियन की जो अभी क्या करती है, रिलीजियस और कास्ट सेग्रीगेशन में ही मतलब वो जी रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और बाकी सारी चीज़ें भी हैं सर्वे में, हमने एक बार पढ़ा था ये, वो देख सकते हो। बाकी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के बारे में दिया गया है कि मतलब जो इंडियन मुस्लिम है ना, तो वो क्या है, हिंदू मुस्लिम के ज़्यादा करीब है रेदर देन पाकिस्तानी और बांग्लादेश मिडिल ईस्ट। और वो अपने जो बाकी के जो मतलब आइडेंटिटी है मुस्लिम की वो मेंटेन करना चाहते हैं एंड वुड लाइक इस्लामिक नॉट सेक्युलर कोर्ट्स टू एडजुडिकेट। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लो इसको क्या है। यहाँ पे जो है ये आर्टिकल, प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट, इंडिया इज यूरोप थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड इट डज नॉट हैव इट्स ओन कार्बन टैक्स और कैप, है ना। तो CBAM क्या है, CBAM दैट मीन्स कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ये एक कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए। अंकटाड की स्टडी रिलीज हुई थी जुलाई 14 को। तो इसमें प्रिडिक्ट किया गया था कि इंडिया जो है $1.17 बिलियन जो है ये खो देगा इन एक्सपोर्ट्स ऑफ एनर्जी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स सच एज स्टील, एल्यूमिनियम। तो इंडिया का जो अभी गुड्स ट्रेड है EU के साथ वो $74 बिलियन था 2020 में। यहाँ पे जो है दिल्ली एंड तेहरान के बारे में आर्टिकल है, इंडिया एंड ईरान हैव कॉमन इंटरेस्ट। मतलब कहाँ पे है कॉमन इंटरेस्ट, हमारे अफगानिस्तान में, है ना, कि हम वहाँ पे पीसफुल रीअरेंजमेंट चाहते हैं इंडिया एंड तेहरान। और क्योंकि अभी यहाँ पे जो हमारे S जयशंकर थे वो जब मॉस्को के विजिट से आ रहे थे तो तेहरान में भी गए थे, है ना। तो ये था कि वहाँ पे अभी ईरान में क्या है, मोहम्मद जावेद जरीफ जयशंकर हैड द प्रिविलेज टू बीइंग फर्स्ट फॉरेन डिग्नेटरी, है ना, जो न्यूली प्रेसिडेंट वहाँ पे इलेक्ट हुए इब्राहिम रैसी। तो इनसे भी ये इन्होंने बातचीत की और तेहरान ने इंडिया को इनवाइट किया, जो उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी अगस्त में। ठीक है, August 5 में। अ हाई लेवल इंडियन डेलीगेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। तो ये भी चीज़ है। और इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि पहले हम दोनों सेम साइड पे नहीं थे, दिल्ली एंड तेहरान। 1970s के टाइम में स्थिति थोड़ा अलग थी। दिल्ली वॉज डीपली perturbed perturbed by the joint
efforts of Iran under the Shah and Pakistan to destabilize Afghanistan. Iran turned towards inwards after the Islamic Revolution 1979 एंड वॉज बॉक डाउन इन 1980s, है ना, क्योंकि जब वहाँ पे इराक का मतलब इराक और ईरान ये सब वॉर हो गया था वहाँ पे, तो इसका ध्यान भी जो था यहाँ से हट गया था अफगानिस्तान से। और 1990s में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान लुक टुवर्ड्स अफगानिस्तान एंड बाय द मिडल ऑफ द डिकेड फाउंड इटसेल्फ ऑन द सेम साइड एज इंडिया। तो उसके बाद जो पाकिस्तान की आर्मी थी, है ना, उससे मतलब हम जो उन्होंने तालिबान को कैप्चर किया था। इफ़ दिल्ली वाज अलाउड बाय द तालिबान कैप्चर ऑफ काबुल विद द सपोर्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, तेहरान वन एनिमेटेड बाय द ग्रुप सुन्नी एक्सट्रीमिज्म एंड इट्स ऑपरेशन ऑफ द शिया एंड पर्शियन स्पीकिंग माइनॉरिटीज अफगानिस्तान। तो दोनों के अपने अपने कुछ ये डर भी थे, है ना। और इसके अलावा इफ़ इंडिया एंड ईरान मतलब अगर दोनों ही बात करते हैं आपस में, और रशिया अगेंस्ट द तालिबान 19 मॉस्को फिर क्या करता, तालिबान को ही इम्प्रेस करता। अगर उस टाइम पे क्या होता, इंडिया और ईरान एक साथ अगर बातचीत करते। तो अभी ये है कि दोनों के कॉन्ट्रडिक्शन है दिल्ली एंड तेहरान के विद तालिबान, ये रियल है। और कोई भी मतलब ऐसा नहीं चाहता है कि यहाँ पे जो है तालिबान या फिर ये जो पूरा एक टेररिज्म है वो इस्टेब्लिश हो अफ़गानिस्तान में, है ना। तो सब लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हैं। एंड तालिबान जो है अपने स्टेटमेंट में जिस तरीके से कहता है कि हमें रिफॉर्म आया, तो ऐसा कुछ लगता नहीं है ज़्यादा। एज इट इंटेंसिफाई द इंगेजमेंट विद ईरान, दिल्ली शुड हैव नो एक्सेप्शंस टू कंप्लीट यूनानिमिटी व्यूज़, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ईरान के साथ जो है लॉन्ग बॉर्डर भी है अफ़गानिस्तान का। और तो क्या करना चाहता है ईरान, मतलब एक कम्युनिकेशन चैनल जो है वो ओपन रखना चाहता है ना, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन तालिबान के साथ भी ओपन रखना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड बट कोई भी तालिबान की हेजेमनी अफगानिस्तान में नहीं चाहता है। दे ऑल्सो हैव स्टेक इन प्रिवेंटिंग अफगानिस्तान फ्रॉम बिकमिंग जो इंटरनेशनल टेररिज्म है, तो उसका सेफ हेवन भी अफगानिस्तान को नहीं बनने देना चाहते हैं। दे कैन पूल देयर रिसोर्सेज एंड शोर अप द करंट गवर्नमेंट अगेंस्ट द तालिबान ऑफेंसिव। कारगिल दिवस है आज, ठीक है, कारगिल दिवस विजय। और कारगिल के वीरों को सलाम, मतलब बहुत सारे जो जवान थे वो शहीद हो गए थे यहाँ पे। कारगिल विजय दिवस नेम किया गया था आफ्टर सक्सेसफुल ऑपरेशन विजय एंड इट्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन जुलाई 26 ऑन दिस डेट 1999। इंडिया सक्सेसफुली टुक कमांड ऑफ द हाई आउटपोस्ट, है ना, जो हमने जो स्टेटस को था जैसे पहले स्थिति थी वो हमने अचीव कर ली थी। 26 जुलाई को ये एंड हुआ था। और यहाँ पे ये उत्तराखंड का एडवर्टिजमेंट है, तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि सल्यूटिंग द कारगिल वॉर हीरोज फ्रॉम उत्तराखंड, है ना। 54 सोल्जर्स थे गढ़वाल रेजिमेंट के, और इन टोटलिटी 75 वॉरियर्स थे फ्रॉम द स्टेट जो यहाँ पे शहीद हो गए थे, है ना। तो कारगिल विजय दिवस आज है 26 जुलाई को। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आया है, ड्विंडलिंग इन कच्छ। तो यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होते हैं ये लार्जेस्ट होते हैं 4 बस्टर्ड स्पीसीज़ में, हैं। जो दूसरे 3 होते हैं क्वीन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन, ठीक है। तो अगर बात करें हम इनकी GIB की, तो ये राजस्थान का भी क्या है, स्टेट बर्ड है, ठीक है। एंड इन February लास्ट ईयर द सेंटर टोल्ड द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू UN कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो इन्होंने बोला था गांधीनगर में कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है ना, इंक्लूडिंग 128 इन राजस्थान, 150 हो गई है अभी। 10 जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, फ्यू इन महाराष्ट्र कर्नाटका, ये सारी चीज़ें हैं। IUCN की जो रेड लिस्ट है तो उसमें क्या कैटेगराइज किया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। बाकी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये भी हाईलाइट करता है कि किस तरीके से इनको थ्रेट है पावर ट्रांसमिशन लाइन से भी। और जो इनकी जो रिसर्च थी इसमें ये फाउंड किया गया राजस्थान में कि हर साल जो है 18 तो इसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है पावर लाइन से कोलाइड करने पर, है ना। एंड पुअर फ्रंटल विजन एंड देयर वेट विच मेक्स क्विक इन फ्लाइट मैनूवर्स डिफ़िकल्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, कच्छ और थार डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिला है ज़्यादा। और डिक्लाइन हो रहा है इनकी पॉपुलेशन में। कंजर्वेटिंग एफर्ट्स जो हैं कुछ सेंटर ने लॉन्च किए थे, जैसे स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम 2015 में। इसमें जो था जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ
इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और राजस्थान का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने जॉइंटली सेटअप किया था कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, है ना, वेयर जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो एग थे वो हार्वेस्ट किए गए थे फ्रॉम वाइल्ड एंड इनक्यूबेटेड आर्टिफिशियली, ठीक है। तो हैचिंग रेज्ड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये सब हुआ था। तो ये सब कुछ कंजर्वेशन के प्लान यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे एक पिटिशन भी फाइल की गई थी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर नोन फॉर हिज एफर्ट्स टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, द सुप्रीम कोर्ट इन अप्रैल दिस ईयर, इन्होंने भी बोला कि अंडरग्राउंड जो है ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन की, आप वो कर सकते हो बाहर ना करके, है ना, ताकि इससे जो है कोलाइड ना हो और ये बच सकें। देन बाकी और क्या न्यूज़ हैं। कोविंद बिगिंस, जो हमारे देश के राष्ट्रपति जी हैं, तो वो 4 डे विजिट पे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, टू फ्लाई टू ड्रेस टुडे। कारगिल वॉर मेमोरियल यहाँ पे है ऑन 22nd एनिवर्सरी ऑफ कारगिल विजय दिवस, ठीक है। ये इंडिया ओपन टू एंगेजिंग दोज हु रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ डायवर्सिटी, तो यहाँ पे एंटोनी ब्लिंकन आएंगे जुलाई 27 को। तो ये सब क्वाड के अलावा मतलब ये बहुत सारी जो इंडो पैसिफिक रीजन, अफगानिस्तान और कोविड पैंडमिक और डेमोक्रेसी, इन सब चीज़ों पे बातचीत यहाँ पे करेंगे। काकतीय एरा टेम्पल मार्क्ड वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। तो रमप्पा टेम्पल है और बिल्ट इन 1213 AD, ठीक है। तो ये है वर्ल्ड हेरिटेज इंस्क्रिप्शन में ये लिस्ट हुआ है। रुद्रेश्वर टेम्पल ऑल्सो नोन एज द रमप्पा टेम्पल एट पालमपेट, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 1213 AD में ये कंस्ट्रक्ट हुआ था ड्यूरिंग द काकतीय एम्पायर, काकतीय वंश था ना उस टाइम पे। इट इज़ dedicated to Lord Shiva and worshipped by devotees. It is also known as the Ramappa temple after the sculptor who executed the work is the temple 40 years. तो ये है एक important न्यूज़। देन बाकी ये कि हाफ जो है स्टार्ट हो गया, ओनली 50% कोच इन मेट्रो, सिनेमा हॉल्स भी खुल रहे हैं। डेम चौक है ना, दीज 5 फ्रिक्शन पॉइंट्स आर, ये 5 फ्रिक्शन पॉइंट्स ये हैं, KM 120 इन द गलवान वैली, PP15, PP17 शोक सुला एरिया, रेचिनला रेजिंगला, है ना। तो ये है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।